नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे वाक्य विचार, जिसके अंतर्गत हम वाक्य के अंग और वाक्य के भेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। कोई भी बोलने वाला वक्ता है, उसके वो क्या कहना चाहता है, उसके अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले जो शब्द समूह होता है उसी को हम वाक्य कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। ये हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्ण के सार्थक समूह से ही शब्द बनते हैं। वह शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य, और शब्दों के सार्थक समूह से क्या बनता है, वाक्य बनता है। अर्थात अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं होगा। मतलब जो शब्दों का सार्थक समूह है उससे वाक्य बनता है, और उनका क्रम अगर हम बदल देंगे तो उसका जो अभिप्राय है वो स्पष्ट नहीं होगा और वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जैसे विभा छत के ऊपर खड़ी है, तो ये क्या हो गया, शब्दों का सार्थक समूह है और ये वाक्य हो गया। अब इसका हम क्रम बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, पर छत है विभा के ऊपर खड़ी। ये अब शब्दों का समूह तो हो गया, पर ये सार्थक नहीं है, इसलिए इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। आगे, इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य क्या हो गया, शब्दों का सार्थक समूह है, वो हम उसी को हम वाक्य कहेंगे। बाकी शब्दों का समूह है और वो सार्थक नहीं है तो वो वाक्य हम उसको वाक्य नहीं कह सकते। अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है, और अर्थ संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई क्या है, वाक्य, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी वाक्य ही है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है, और संरचना की दृष्टि से पद का जो सार्थक समूह है उसी को वाक्य कहते हैं। अब हम देखेंगे वाक्य के अंग। मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब इनको जान लेते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है वो होता है उद्देश्य। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, और वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देश्य होता है। जैसे दादाजी ने पूजा की। दूसरा वाक्य, लड़के खेल रहे हैं। इसमें कर्ता कौन हो गया, तो इस वाक्य में दादाजी और इस वाक्य में है लड़के, तो ये दोनों क्या हो गए, उद्देश्य। क्यों? क्योंकि कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं। इन वाक्यों में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों उद्देश्य हैं। अब आता है वाक्य का दूसरा अंग, विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह होता है विधेय। कर्ता के संबंध में जो कुछ भी कहा जाता है वो होता है विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाएगा उसको हम विधेय कहेंगे। जैसे दो वाक्य और देखें, मोर नाच रहा है और बालक दूध पी रहा है। दोनों वाक्य हैं, तो इसमें उद्देश्य कौन सा हो गया, इसमें हो गया मोर और इसमें हो गया बालक। अब इन दोनों के बारे में जो बात कही जा रही है वो हो गया विधेय। जैसे मोर नाच रहा है तो नाच रहा है क्या हो गया, विधेय। बालक दूध पी रहा है तो दूध पी रहा है, ये क्या हो गया, विधेय। तो ये तो हो गए वाक्य के अंग। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद हैं? तो क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्य के अनेक भेद व उनके प्रभेद किए गए। मतलब क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, इन तीन आधार पर वाक्य के भेद हैं और उनके प्रभेद मतलब उपभेद भी हैं। अब बहुत सारी किताबों में अर्थ और रचना के आधार पर ही वाक्य के भेद बताए गए हैं, पर ये आरबीएससी की पुस्तक है और उसमें क्रिया के आधार पर भी बताए गए, तो हम इसका अध्ययन भी करेंगे। पहला है क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला है कृतिवाच्य, कर्तृवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। वाक्य में जो क्रिया का संबंध होता है वो सीधा किससे होता है, कर्ता से होता है, और क्रिया के जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं, तो उसे कहते हैं कृतिवाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, अनुष्क गाना गा रहा है। तो इन दोनों में जो क्रिया शब्द है इनका लिंग वचन किसके अनुसार आया, कर्ता के अनुसार। सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, और अनुष्क यहाँ पे पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया भी पुल्लिंग हो गई। तो इस प्रकार जो क्रिया है उसका संबंध किससे होता है, कर्ता से होता है। तो ये हो गया अपना कृतवाच्य। अब आगे देखते हैं दूसरा, कर्मवाच्य। तो वाक्य का दूसरा प्रकार कौन सा हो गया क्रिया के अनुसार, कर्मवाच्य। जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रखकर कथन किया जाता है तथा कर्ता को कर्ण कारक में बदल दिया जाता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। वाक्य में क्या होता है, कर्म केंद्र में होता है और कर्ता को कर्ण कारक में बदल दिया जाता है। तो कर्ता को कर्ण कारक में कैसे बदल दिया जाता है, मतलब उसके द्वारा कर्ता के द्वारा काम होना बताया जाता है। जैसे
श्रेया द्वारा खेला गया, अयन द्वारा दूध पिया गया, है ना। तो इसमें कर्ता को कर्म कारक में बदल दिया है और इसमें जो कर्म के अनुसार वाक्य में जो क्रिया है उसके लिंग और वचन होते हैं। तो ये हो गया अपना कर्मवाच्य। अब आता है वाक्य का तीसरा भेद, क्रिया के अनुसार भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आती है और न ही कर्म के अनुसार उसका लिंग वचन होता है। इसमें किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार, तो वो होता है भाववाच्य वाक्य। जैसे शगुन से पढ़ा नहीं जाता, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता, तो इनमें क्रिया है वो उसके भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है और इसमें वाक्य सभी अक्सर वाक्य क्या होते हैं, सभी नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो 8 भेद कौन कौन से, उनको देख लेते हैं। इसमें पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। अभी अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं इनके नामों से ही हम उन वाक्य को समझ सकते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक, छठा है इच्छावाचक वाक्य और सातवां है संदेह सूचक और आठवां है संकेतार्थक वाक्य। तो ये हो गए वाक्य अर्थ के आधार पर 8 भेद। अब इनको हम देखते हैं विस्तार से। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। कोई भी वाक्य जिसमें काम का होना बताया गया या फिर किसी बात का होना बताया गया तो वो वाक्य क्या कहलाएगा, वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मतलब वो सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे मैं खाता हूं, तो इसमें काम का होना बताया गया है, तो ये कौन सा हो गया, विधानवाचक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य शगुन मेरी सहेली है, तो इसमें बात कह रही है कि शगुन मेरी सहेली है, बात बता रही है वो, तो यहाँ पे बात का होना है, तो मतलब ये भी वाक्य भी कौन सा हो गया, विधानवाचक वाक्य हो गया। अब आता है वाक्य का दूसरा प्रकार अर्थ के आधार पर निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जिसमें काम नहीं हो रहा हो या फिर किसी काम के लिए मनाही की गई हो, तो इस प्रकार के वाक्य निषेधात्मक में आते हैं। जैसे सड़क पर मत भागो, अनुष्क घर पर नहीं है, तो ये वाक्य, इस प्रकार के वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं। अब आता है वाक्य का तीसरा प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न का बोध हो या फिर अपने को लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें, तो वो वाक्य होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता ही है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, इसमें तुम क्या खेल रहे हो, तो ये इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य देखते हमें पहचान में आ जाते हैं और इस प्रकार के वाक्यों को प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अब आता है वाक्य का चौथा प्रकार आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। इसके उदाहरण क्या है, जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, ये आज्ञा दी गई तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया। अयन इस कुर्सी पर बैठो, जहाँ पे काम किससे आज्ञा के रूप में बताया जाता है या करवाया जाता है, तो वहाँ ये आज्ञार्थक वाक्य होते हैं। अब आता है अर्थ के आधार पर वाक्य का पांचवा भेद विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर दृश्य, तो इसमें विस्मय हो रहा है, आश्चर्य भी है, तो इस प्रकार के वाक्य विस्मयादिबोधक होते हैं और इनमें विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग भी होता है। तो ये हो गया अपने विस्मयादिबोधक वाक्य। अब वाक्य का छठा प्रकार आता है इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें इच्छा की गई हो, कोई कामना की गई हो, तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कह सकते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे, तो अब इसमें भले की इच्छा की गई है तो ये इच्छावाचक वाक्य हो गया अपना। आपका जीवन सुखमय हो, तो जीवन के सुखमय की कामना है, तो इच्छा ही एक प्रकार से, तो ये इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण है। तो इनको देख के हम आसानी से समझ सकते हैं। सातवां भेद आता है संभावनार्थक वाक्य, मतलब जहाँ पे संभावना हो या फिर संदेह हो। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो
उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जहाँ पे संभावना हो या फिर संदेह हो तो संभावनात्मक वाक्य के प्रकार में आता है। जैसे शायद वे कल आए, तो यहाँ पे कल आने की संभावना बताई गई है। हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, तो ये किसके उदाहरण हो गए? संभावनात्मक वाक्य के उदाहरण है। अब आठवां और अंतिम प्रकार है अर्थ के आधार पर वाक्य का संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जिसमें संकेत हो या फिर शर्त हो तो वो वाक्य कौन से होते हैं? संकेतार्थक होते हैं। जैसे यदि तुम आओ तो मैं चलूं, है ना, तो इसमें शर्त हो गई, अगर तुम आते हो तो ही मैं चलता हूं। तो ये शर्त का जो बोध हो रहा है, तो ये वाक्य का कौन सा प्रकार हो गया? संकेतार्थक वाक्य हो गया। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, तो ये इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो संकेतार्थक वाक्य होते हैं। अब हम आगे देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर देख लिए, अर्थ के आधार पर देख लिए, और हम देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य। इनका विस्तार से हम देख लेते हैं। जैसे सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। मतलब वो सिंपल सेंटेंस है, अर्थात एक कर्ता व एक ही क्रिया होती है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं जाता हूं, तो यहाँ पे कर्ता एक है और क्रिया जाता हूं ये भी एक ही है, तो ये क्या हो गई? सरल वाक्य हो गया। इसमें कभी कभी सहायक क्रिया भी होती है, तो वो भी सरल वाक्य का ही उदाहरण होता है। मुख्य क्रिया तो एक ही होती है, उसके साथ सहायक क्रिया भी होती है, तो वो सरल वाक्य का ही उदाहरण होता है। और एक कर्ता और एक ही क्रिया, इसमें मतलब उद्देश्य और विधेय एक ही होता है। दूसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। एक तो मुख्य उपवाक्य हो और उसके बाद दूसरे आश्रित उपवाक्य हो। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अवयव करते हैं, और इन दोनों वाक्यों को, मुख्य वाक्य को और आश्रित को कौन जोड़ता है? समुच्चय बोधक अवयव। तो वो समुच्चय बोधक अवयव कौन कौन से हैं? जैसे चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि, ये समुच्चय बोधक उन वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इनका हम खास ध्यान रखना है इनको, तो इससे हम वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि ये भी मिश्र वाक्य है। जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक कौन सा हो गया? क्योंकि। इन दोनों से, क्योंकि से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया अपना मिश्र वाक्य। वे मेरे घर आएंगे, ये तो है प्रधान उपवाक्य। क्योंकि क्या हो गया? ये हो गया समुच्चय बोधक योजक। और उन्हें अजमेर शहर घूमना है, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य, है ना। वे मेरे घर आएंगे प्रधान उपवाक्य और उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ये आश्रित उपवाक्य। और इन दोनों को जोड़ रखा है क्योंकि योजक समुच्चय बोधक से। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। दूसरा वाक्य, मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर जाना है, तो इसमें किससे जोड़ा है? तो इसमें योजक, समुच्चय बोधक योजक है की, और इन दोनों से जुड़ा है, मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर जाना है, तो ये भी मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो इसमें हमें जो समुच्चय बोधक अवयव देखे उनको ध्यान रखना है, उनसे वाक्य की पहचान हो जाती है। चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि। और इन वाक्यों में अक्सर ऐसा होता है कि पहले मुख्य वाक्य के बाद में जो दूसरा आश्रित वाक्य है उसमें अक्सर कारण या बताया हुआ होता है, कि जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हें अजमेर जाना है, कारण होता है या फिर जवाब होता है। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। आगे है अब प्रधान उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जिसमें मुख्य उद्देश्य हो और मुख्य विधेय हो, तो वो होता है प्रधान उपवाक्य। फिर है आश्रित उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। जो प्रधान उपवाक्य उससे छोटी इकाई होती है आश्रित उपवाक्य। तो वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य होती है। अर्थात जो वाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मतलब प्रधान के ऊपर ही आश्रित है, इसलिए इसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कहने का मतलब जो प्रधान वाक्य है उसको हटा दो तो दूसरे का इतना अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए उसको आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब आश्रित उपवाक्य के भी 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये आश्रित उपवाक्य, इनके भी 3 भेद याद रखने हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम देखते हैं पहला संज्ञा उपवाक्य। ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करे, अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार इस वाक्य में प्राय की का प्रयोग किया
की का प्रयोग होता है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? की का प्रयोग होता है। जैसे मैंने देखा कि शगुन गा रही है, तो इसमें की का प्रयोग है। मैंने देखा कि शगुन गा रही है, तो ये कौन सा इसमें वाक्य पूछेंगे तो मिश्र वाक्य कौन सा हो गया? संज्ञा उपवाक्य। मिश्र वाक्य का भेद है संज्ञा उपवाक्य। मिश्र वाक्य का जो आश्रित उपवाक्य है तो आश्रित उपवाक्य का भेद है संज्ञा उपवाक्य। जैसे संज्ञा उपवाक्य में प्राय की का लोप भी होता है, तो इसमें की का लोप भी होता है पर अपने को मालूम चल जाता है कि वहां लोप किस जगह हो रहा है। जैसे मैंने सुना है वे कल आए, इस वाक्य को हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने सुना है कि वे कल आएंगे। तो इस प्रकार के वाक्य होते हैं वो संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। फिर है कर्म। तो कर्म किसे कहते हैं? मतलब कर्म क्या क्या है? मैं कहता हूं कि वह शहर गया, तो वह शहर गया कहता हूं का कर्म है। इसमें जो मैं कहता हूं इसका कर्म क्या हो गया? वह शहर गया। और पूरक क्या है? तो उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, तो कि मैं खाना खाऊं ये किसका पूरक है? तो ये है क्रिया का पूरक है। कि मैं खाना खाऊं ये है क्रिया का पूरक है। अब आता है आश्रित उपवाक्य का दूसरा प्रकार, विशेषण उपवाक्य। वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कौन क्या होता है इसमें? कि वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्राय जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उसका प्रारंभ किससे होता है? जो से, जिसकी, जिसका, जिसके, जिसे, जिन्हें, जो, जिसका, इस प्रकार के से जो वाक्य प्रारंभ होता है तो वो विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, तो यहाँ पे किससे वाक्य प्रारंभ हो रहा है? ये जिससे प्रारंभ हो रहा है, और ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया विशेषण उपवाक्य। अब तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जो प्रधान उपवाक्य है उसकी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, जो क्रिया घटित हो रही है उसका स्थान, दिशा, कारण, परिणाम तथा रीति आदि की सूचना देते हैं। क्या क्या बताते हैं? ये स्थान बताते हैं क्रिया का, दिशा, कारण, उसका परिणाम, रीति मतलब किस प्रकार से हो रही है आदि की सूचना देते हैं। जैसे यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, तो इसमें क्रिया की जो रीति है या उसका जो कारण है वो बताए गए हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य की, क्योंकि, यदि तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना आदि व्यय पदों के द्वारा इन वाक्यों से मिलाते हैं। क्या होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य में? क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना, इस प्रकार के जो समुच्चय बोधक आते हैं उनसे वाक्य मिलते हैं, और इसी प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये तो हो गया अपने आश्रित उपवाक्य के प्रकार। अब हम देखेंगे वाक्य का तीसरा भेद, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या सामान्यीकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द कौन से? तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि इनसे जुड़े हो, ये समुच्चय बोधक जो है इनसे जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, तो इसमें किससे जुड़ा है वाक्य? किंतु से जुड़ा है, तो ये कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। समानाधिकरण वाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हों उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। तो इस संयुक्त वाक्य में ध्यान रखना है कि ये किससे जुड़े होते हैं? तथा, एवं, या, अथवा, और, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि। तो इन सबको ध्यान रखना है, इनसे संयुक्त वाक्य की हमें पहचान होती है और मालूम चलता है कि ये संयुक्त वाक्य है। तो आज हमने देखे वाक्य के अंग और वाक्य के भेद। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।